यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। शाहजहांपुर में कोरोना संक्रमण से पिता की मौत के बाद 10 साल की एक बेटी अपनी मां और बूढ़े दादा दादी का पेट पाल रही है। सिलाई कढ़ाई का काम करके आर्थिक मदद न मिलने की वजह से मासूम बच्ची सड़क पर कपड़े बेच रही है, कपड़े सिल रही है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। 10 साल की बच्ची के इस जज्बे को हम सभी सैल्यूट करते हैं। कोरोना ने छीना पिता का साया, मासूम बेटी के कंधों पर जिम्मेदारियां। हालात घर के बहुत बिगड़े हुए हैं। 10 साल की मासूम चला रही परिवार और सब लोग दिन भर रोते रहते हैं। सड़क पर कपड़े बेचकर चला रही है परिवार। मैं अपने पापा को अभी बहुत प्यार करती हूँ। कोरोना काल ने कुछ ऐसी कहानियां पैदा कर दी हैं, जिन्हें सुनकर और देखकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। ऐसी ही एक कहानी शाहजहांपुर में देखने को मिली, जहां कोरोना संक्रमण से पिता की मौत के बाद 10 साल की माही अपनी मां और बूढ़े दादा दादी का पेट पाल रही है। तब मेरे पापा घर नहीं आए तब तो उन्हें भी गली की शक्ल नहीं देगी। आर्थिक मदद न मिलने पर एक मासूम बच्ची सड़क पर कपड़े बेचकर अपनी मां और दादा दादी का सहारा बनी है। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, अपनी जान से ज्यादा। मुझे भी पापा मेरे बहुत प्यार करते थे। हालात घर के बहुत बिगड़े हुए हैं और सब लोग दिन भर रोते रहते हैं। और क्या कहते हैं, जितना मेरे से पहले प्यार करते थे कोई अब नहीं करता इतना। और मम्मी भी दिन भर क्या कहते लगी रहती हैं, बाहर कभी अंदर। ऐसा मन करता कि पापा को कहीं से बुला लो, लगता नहीं है वो खत्म हो गए, लगता है कि वो कहीं गए हैं। कोरोना की वजह से कोई आ जा भी नहीं दिया था, किससे क्या कहते 1-1.5 महीना से काट दिया। कोई मदद के लिए नहीं आया कोरोना की वजह से। कभी कभी पता नहीं मैं चिढ़ लगती है तो मैं चीख पड़ती हूँ, मम्मी तो मम्मी रोती है। ऐसा मन करता कि पापा को कहीं से बुला लो, लगता नहीं है वो खत्म हो गए, लगता है कि वो कहीं गए हैं। 10 साल की बच्ची माही कभी सिलाई मशीन पर मास्क तैयार करती है तो कभी सड़क पर बैठकर कपड़े बेचती है। जिस दिन उसके कपड़े बिक जाते हैं उस दिन परिवार का खाने का इंतजाम हो जाता है, वरना कई बार ऐसा हुआ है जब इस परिवार को खाना तक नसीब नहीं हुआ। वहीं बच्ची की आंसुओं से भरी दास्तां सुनकर कुछ व्यापारी उसकी मदद के लिए अब आगे आए हैं। जिला प्रोविजन अधिकारी से बात करके उसका बाल योजना जो मुख्यमंत्री की है, जिसमें 4,000 रुपये महीना उसे दिया जाता है बच्चों को, तो वो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे बात कर ली है। विधवा पेंशन के लिए यहाँ पे अपना एक आदमी लगा दिया कि मतलब वो किसी कार्यालय पे चक्कर नहीं काटेगी, उसके घर पे सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फार्म जमा होगा, उसकी पैरवी हम करेंगे। ये उम्र माही के पढ़ने लिखने और खेलने की थी, लेकिन वक्त ने 10 साल की उम्र में उसे जिम्मेदारी का एहसास करा दिया। बच्चे की आंखों में अपने पिता को लेकर आंसू जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा बच्चे के अंदर परिवार को चलाने का जज्बा है। शाहजहांपुर से अमित सक्सेना की रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना महामारी में तमाम जिंदगियां ढेर हो गईं और उन जिंदगियों से जुड़े हजारों लोगों की किस्मत बदनसीबी के जाल में फंस गई। ऐसी ही एक कहानी मेरठ के बुजुर्ग माता पिता की है, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया और फिर तो मानो मुसीबत का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। शहर के चौराहे पर कागजों का पुलिंदा लिए खड़े ये बुजुर्ग आज इंसाफ मांग रहे हैं। उषा गुप्ता शहर के इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रही हैं और उनके पति तरुण गुप्ता शहर के अच्छे रईसों में शुमार थे। लेकिन 21 अप्रैल 2021 को उनके बेटे कृष्ण तुषार गुप्ता की आखिरी सांस के साथ इनके अच्छे दिन खत्म हो गए। बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप है कि मोरीपाड़ा की सुरभि सक्सेना के साथ कृष्ण तुषार गुप्ता ने 14 महीने पहले लव मैरिज की थी, लेकिन बहू की नजर कृष्ण तुषार के करोड़ों की संपत्ति पर थी। आरोप है कि बहू और ससुराल वालों ने कृष्ण तुषार को पहले नशे का लती बनाया और फिर जहर देकर उसे मार डाला। कोरोना काल में अस्पताल वालों ने कृष्ण तुषार का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। मेडिक्लेम के दस्तावेज बहू के नाम से थे, इसलिए कृष्ण तुषार का शव भी उन्हें नहीं मिला। नहीं करवा पाए क्योंकि ये कोरोना बहुत जबरदस्त था
और ये जो है बॉडी क्योंकि इसके हाथ में थी, इनने 100-150 आदमी बुला लिए। हम 2-3-4 आदमी थे, कोरोना की वजह से हम किसी को बुला नहीं पाए। इसने जो है अपने आप ही सारा अरेंजमेंट करके कफन भी नहीं उड़ा दिया, वहीं सिर पर जो है कफन बांध भी दिया और जो है ले जाकर जो है खुद ही भूख आया। इसका इरादा ये था कि 6 बजे जो है फूल चुनने जाएंगे, जब जो है ये हमारा भी मर्डर करा देगा रास्ते में। 8 बजे कोरोना के जो है वो पेशेंट्स का दाह संस्कार होता था, जल्दी चलो कोरोना, और ये उठा के एम्बुलेंस में रखवा के और जो है सूरजकुंड ले गया और वहाँ दाह संस्कार मेरे बच्चे का कर दिया। मैं देखती रही, मेरा संसार लुट गया। आप क्या चाहती हो, मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि अब मैं एक तो मेरी संपत्ति जो इसने जाली साइन करवाए उसकी रक्षा की जाए, बचाई जाए गुंडों हाथों से। दूसरा जो है इन दोनों को बाप बेटियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस ने कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। कृष्ण तुषार का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कृष्ण तुषार को करोड़ों रुपयों की अपनी दादा लाई संपत्ति दादा की वसीयत के जरिए मिली थी। उसके वारिस उसकी पत्नी सुरभि है, इसीलिए अब माता पिता का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। दोनों सुरभि की दया पर निर्भर हैं, लेकिन पुलिस से शिकायत के बाद कृष्ण तुषार के बैंक खाते सीज कर दिए हैं, जिनमें करोड़ों रुपयों का डिपॉजिट। आरोपी अपनी जगह, लेकिन कानूनी रूप से सुरभि के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं है। जो कई करोड़ रुपए के मालिक थे वो थोड़े ही वक्त में फकीर हो गए और जमीन पर आ गिरे। उनका बेटा क्या गया, सब कुछ लुट गया और अब वो दाने दाने को मोहताज तो हैं ही, पुलिस भी उनको इंसाफ देने में बेबस है, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां कुछ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। सरकार ने कागजों में गंगा किनारे अवैध खनन तो रोक दिया, लेकिन हकीकत इससे परे है। मेरठ में खनन के लिए प्रतिबंधित हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इलाके में किस रफ्तार से अवैध खनन हो रहा है, ये जानने के लिए आप हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट जरूर देखिए। कहने को तो सरकार ने कागजों में गंगा किनारे अवैध खनन रोक दिया है, लेकिन हकीकत में गंगा के सामान्य किनारे तो छोड़िए, मेरठ में खनन के लिए प्रतिबंधित हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इलाके में गंगा किनारे जमकर अवैध खनन बिना रोक टोक हो रहा है। गंगा की प्राकृतिक धारा में माफियाओं का दखल। बीच धार पर बना डाला मिट्टी का अवैध पुल। मिट्टी से बिजनौर के बीच सप्लाई होती है रेत। गंगा की छाती को छलनी कर रहा बालू माफिया। मेरठ के मखदूमपुर में गंगा नदी की गोद उजाड़ने में खनन माफिया धड़ल्ले से जुटे हुए। पहली तस्वीर मेनदी के घाट पर रेत की खुदाई और दूसरी तस्वीर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ढोई जा रही रेत को देखिए। ये तस्वीरें जिले के उन अफसरों के चेहरे पर कालिख मले के लिए काफी हैं, जो कहते हैं कि जिले में अवैध खनन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके आगे की कहानी देखकर आपके होश उड़ जाए। दूर दूर तक बहती गंगा की धारा के बीचों बीच एक मिट्टी का पुल बना है। करीब 20 फुट की चौड़ाई का ये पुल मखदूमपुर गंगा घाट पर खनन माफियों के कर कमलों से बनाया गया है। ये पुल बनाने का मकसद गंगा के दूसरी ओर बिजनौर जिले में धड़ल्ले से रेत और ट्रॉलियों की सप्लाई करना है। पार आने जाने के लिए चांदपुर यहाँ से नजदीक पड़ता है जी, वहाँ चांदपुर रोड और कुछ गांव की खेती पार है जी, तो सब गन्ना पुल पे उतरती है सारी फसल, तो ये 6 महीने के लिए पुल बंद जाता है जी। ये जो खनन वगैरह होता है वो भी ट्रैक्टर वगैरह यहीं से निकलते हैं? हाँ, ये सब यहीं से निकला है जी। मेरठ के मखदूमपुर गंगा घाट पर खनन का आलम यह है कि यहाँ पर एक कच्चा पुल पूरे नदी के बीचों बीच धार में बना दिया गया है, जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये पुल दूसरी साइड में जो गंगा का दूसरा छोर है वहाँ पर जाकर मिलता है। अभी थोड़ा जब पानी बढ़ा है तो ये पुल बीच से बह गया, टूट गया, और आप देखेंगे कि दूसरी तरफ भी जो दूसरा छोर है मिट्टी पड़ी हुई है बहुत ऊंची ऊंची, जिस पर एक कच्चा पुल बनाया गया था वो अभी भी वहाँ पर बना हुआ है। दूसरी तरफ इस जो पुल टूटा है उसका छोर यहाँ तक है। यहाँ पर जो खनन माफिया है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसने यहाँ पर एक इलीगल पुल बना दिया बीचों बीच धार में। समझा जा सकता है कि मेरठ का जिला प्रशासन, खनन विभाग के अधिकारी यहाँ क्या कर रहे हैं और किस लेवल पर यहाँ पर खनन का कारोबार चल रहा है। वन विभाग के इस इलाके में 24 घंटे ड्यूटी रहती है, लेकिन इस पुल के निर्माण के पहले से ही वो जंगल में सो रहे हैं।
इस पुल से गंगा की कोख उजाड़ी जा रही है। गंगा में रहने वाले दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का कुनबा अब संकट में आ गया है। यहाँ रहने वाले घड़ियाल और डॉल्फिन अवैध खनन से पैदा हुए गड्ढों में फंसकर मर जाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। सर, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हम लोग करके टीम पूरा वर्क करती है। जैसे पुलिस विभाग का उसमें रोल हो जाता है, खनन विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, सूचना तंत्र हो गया, वन विभाग हो गया, तो सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। और खनन यहाँ पर पिछले विगत वर्षों में जैसा जानकारी भी आई, रिपोर्ट्स पे आई है, काफी कम हो गया है यहाँ। गंगा नदी की धारा के आसपास के इलाकों के लाखों करोड़ों लोग इसी पर आश्रित हैं और इसी से उनकी जीविका चलती है और ये सदियों से होता आया है। लेकिन जो प्राकृतिक धारा है उसको इस तरीके से काट कर, तोड़कर और मोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये कानूनी रूप से तो गैर कानूनी है ही, लेकिन प्रकृति से भी छेड़छाड़ का एक अलग सा नमूना है। जो खनन माफिया है उसकी हिम्मत और उसकी रसूख देखिए कि ये सब करने के बावजूद भी यहाँ पर उसके ऊपर उंगलियां खड़े करने वाला कोई नहीं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मखदूमपुर गंगा घाट, मेरठ। लखनऊ के ठाकुरगंज में मेहंदी घाट पर लोहे के पीपों के सहारे लोग इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। आजादी के बाद से लोग ऐसा ही कर रहे हैं। नेता आते हैं, जाते हैं, स्थायी पुल की बात कहते हैं, लेकिन बनता नहीं, हालात बदलते नहीं, जिससे यहाँ के लोग अब परेशान हो गए हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के मेहंदी घाट पर पीपे के सहारे लकड़ी का एक पुल बना है। जान हथेली पर रखकर लोग इसी पुल के सहारे आवागमन करते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? पुल के आसपास रहने वाले लोग पिछले 20 साल से सरकार से इस पुल को बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई, जिसके लिए बसपा नेता और यूपी उद्योग किसान व्यापार मंडल पदाधिकारी अजय त्रिपाठी के नेतृत्व में पीपे वाले पुल पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं पूरी हुई तो ये लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात करेंगे। कोविड होने के बावजूद हम लोग एक सांकेतिक प्रदर्शन, सूक्ष्म प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान, यहाँ के माननीय सांसद महोदय का ध्यान, यहाँ के माननीय विधायक महोदय का ध्यान इस पीपे वाले पुल के तरफ दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से लखनऊ शहर के अन्य पुल बनाए गए हैं, उसी तरीके से गौ घाट का ये पीपे वाले पुल को हटा करके यहाँ पर पक्का पुल बनाया जाए। उसी लिए आज सांकेतिक ये धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम इसी पीपे वाले पुल पर ही रखें। अब देखना ये होगा कि आजादी के बाद से काम चलाऊ स्थिति में बना ये पुल कब जाकर पक्का हो पाएगा। लखनऊ से भारत समाचार के लिए तबरेज की रिपोर्ट। यूपी में चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लखनऊ से, लेकिन गोंडा के सामुदायिक अस्पताल की जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं वो उनकी घोर लापरवाही की तस्वीरें हैं। अगर वो भी देख लेंगे तो उनका भी शर्म से झुक जाएगा सर। अंधेरे में एक महिला की डिलीवरी कर दी गई। सवाल यह है कि क्या यहां पर जनरेटर तक नहीं था? उत्तर प्रदेश में वैसे तो स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के लाखों बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं दावों की हकीकत जानने पहुंच जाओ तो सारे दावे अचानक झूठे साबित हो जाते हैं। यहाँ डिलीवरी के लिए पेशेंट आए हुए थे। डिलीवरी आपने कैसे कराई है? लाइट भी नहीं है आपके यहाँ? लाइट नहीं, जो मेरे पास सुविधा थी वो मोबाइल वगैरह जला। क्या सुविधा थी? मोबाइल के लाइट में आपने डिलीवरी कराई है? क्या करेंगे जी? हाँ, वही बात है। दरअसल मामला गोंडा के तरफगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां 21वीं सदी का ये सामुदायिक अस्पताल अंधेरे में आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक महिला की डिलीवरी टॉर्च की रोशनी में की गई। आपने कहा नहीं इंचार्ज से, यहाँ पे अधीक्षक? जो मेरी बात होनी थी वो हो गई। किससे बात हुई? अधीक्षक महोदय से आपने शिकायत की कि डिलीवरी होनी है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं, कैसी हो? हाँ, मेरी बात हुई है, शिकायत क्या होगी, बात करी है मैंने। तो क्या क्या उन्होंने कि मोबाइल की लाइट में डिलीवरी कराई है? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला।
अस्पताल में जनरेटर तो खड़ा है, लेकिन फिर भी सीएचसी में रात भर अंधेरा रहता है क्योंकि जनरेटर में डीजल नहीं है। जनरेटर के तेल के लिए हर महीने लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सारे पैसे कहां जाते हैं इसका किसी के पास हिसाब किताब नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। गोंडा से राजेश तिवारी की रिपोर्ट, भारत समाचार। किसी भी अपराध में आपने इंसानों को सजा देते हुए सुना होगा, सजा भुगतते हुए देखा होगा, लेकिन लखीमपुर खीरी में एक हाथी को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई। आखिर इस हाथी ने ऐसा क्या कर दिया कि कोर्ट को उसे सजा देनी पड़ी? व्यापारी का हत्यारा हाथी, हाथी पर हत्या का मुकदमा दर्ज, हाथी को सुनाई 6 महीने की सजा। लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व में ग्रामीण की हत्या का आरोपी हाथी मिट्ठू को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। सजा के तौर पर आरोपी हाथी को दूसरे हाथियों से अलग कर दिया जाएगा। मिट्ठू हाथी को पार्क प्रशासन ने सोनारीपुर रेंज में ले जाकर आइसोलेट किया है। डॉक्टर्स की टीम ने हाथी का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वो पूरी तरह से फिट निकला। वाराणसी के रामनगर वन्य जीवन संस्थान में 18 महीनों से मिट्ठू हाथी को बंधक बनाकर रखा गया था, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने चंदौली के बबुरी गांव में एक व्यापारी की हत्या की थी। बबुरी थाने में हाथी और उसके महावत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद सजा के तौर पर वाराणसी के रामनगर वन्य जीवन संस्थान में इस हाथी को रखा गया था। हत्या की सजा काटने के बाद अब हाथी को जंजीरों से आजादी मिल गई है। फिलहाल उसे दुधवा नेशनल पार्क पहुंचा दिया गया है। 45 वर्षीय इस हाथी को मेडिकल जांच कराने के बाद 5 से 6 महीने फिलहाल दूसरे हाथियों से अलग रखा जाएगा। चिकित्सक उनके द्वारा भी उसका परीक्षण किया जाता रहा बीच बीच में, और जब ये पाया गया तो एक SOS संस्था की गाड़ी लेके और उस हाथी को अभी कल ही यहाँ दुधवा लाया गया है। और दुधवा में जैसा आप अवगत होंगे, यदि हम बाहर से कोई भी यदि जंगली जीव लेके आते हैं तो उनको पहले क्वारंटाइन में रखते हैं, तो इसलिए उसको अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जो हमारे मूल हाथी खाने हैं, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में ज़्यादा तादाद में हाथी हैं, वहाँ पे नहीं रखकर एक जो हमारी चौकी है गुलरा साउथ सोनारीपुर रेंज के अंदर, तो वहाँ पे अभी उसको रखा है और समय समय पर उसका परीक्षण करते रहेंगे जो हमारे पशु चिकित्सक हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम ने उसको 14 दिनों के लिए सोनारीपुर रेंज में आइसोलेट किया है। डॉक्टरों की टीम हाथी का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। बता दें कि अब मिट्ठू का नया ठिकाना यही होगा। प्रशासन ने ये तय किया है कि अब मिट्ठू को जंगल की सुरक्षा में लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। गाजियाबाद में जिस बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई हुई थी, उसने अपनी आप बीती मीडिया को बताई। गुंडों ने दरिंदगी की सारी इंतहा पार कर जय श्री राम। कितनी बार तो बोल दिया और उन्होंने फिर पानी मांगा तो पानी लेने को पैसा पी ले और क्या मार लगाते रहे और वो बोले
कि हमने बहुत आदमी को मार दिया। अच्छा, ताबीज को लेकर के कोई बात हुई थी? ताबीज का कोई चक्कर नहीं। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो कुछ ही दिन पुराना है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। ट्विटर पर तेजी से ये वीडियो वायरल होने लगा। गाजियाबाद पुलिस ने आनन फानन में ट्विटर इंडिया समेत कई लोगों पर बिना सत्यता के वीडियो वायरल करने पर केस भी दर्ज कर लिया। देखिए, मौके पे कई तरह के जेल अवेलेबल हैं। कई जेल सिर्फ त्वचा पे काम कर